हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डेंट में। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें क्या करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 2018 में, लगभग 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। उसमें जितने भी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए थे उसको हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मतलब कि जितने भी सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज़ में करवाऊँगा। दोस्तों, इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला तो ये आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के। दूसरा आपको ये फायदा होगा, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार, तो हो सकता है कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस ये करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, और इसके अलावा अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बस आपको ये दो काम करने हैं, क्योंकि आप अगर इस सीरीज़ में इंटरेस्ट दिखाओगे तभी मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं तो मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए मैं ये प्रश्न दोनों लैंग्वेज में लाया हूँ, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती वाज फाउंडर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। मतलब कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज। मतलब कि जो दयानंद सरस्वती जी थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपको पहले प्रश्न देखना है, उसका आंसर करने की कोशिश करना और साथ साथ में याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल्स द फास्ट। मतलब कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तेजी से यात्रा करती है। तो इसका सही आंसर है सॉलिड में। तो सॉलिड में जो है मतलब कि ठोस चीज़ों में ध्वनि सबसे तेजी से यात्रा करती है, सबसे तेजी से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोबोट टू कंट्रोल ट्रैफिक। मतलब कि भारत में यातायात को नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला सबसे पहला शहर का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा इंदौर। तो इंदौर शहर में यातायात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले रोबोट्स का उपयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। मतलब कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। तो ये इजी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। तो राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, या फिर कह सकते हैं कि उच्च सदन। तो इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि लोअर हाउस किसे बोला जाता है। तो लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी। तो 30 साल की उम्र होनी चाहिए किसी व्यक्ति की राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। तो आपकी एज होनी चाहिए 25 साल। ठीक है, 25 साल की उम्र होनी चाहिए किसी को अगर वो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस। मतलब कि निम्नलिखित में से किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो आपको इसका आंसर करना है। तो इसका सही आंसर है कोडाईकनाल। मतलब कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु में है ये। कोडाईकनाल को बोला जाता है हिल स्टेशनों की राजकुमारी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। मतलब कि निम्नलिखित में से किस देश की दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है। तो इसका आंसर आपको करना है। तो इसका सही आंसर है कनाडा। तो कनाडा की सबसे लंबी तटरेखा है पूरी दुनिया में, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू डैश टिश्यू। मतलब कि पौधों में लचीलापन जो होता है वो डैश ऊतकों के कारण होता है। तो आपको इसका जवाब देना है। तो इसका सही आंसर है कोलन कायमा। जैसे मैंने आपको पूरा बताया था कि साइंस के जितने भी टॉपिक थे, मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। तो देखिए, टिश्यू जो मैंने एक चैप्टर बताया था उसी में से ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारा बताया ही कौन कौन से टॉपिक्स में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पौधों में जो लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है, वो होता है कोलन कायमा के कारण। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच
ए पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी डिवेल्प्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। मतलब कि प्रजनन का वह प्रकार जिसमें पौधे के शरीर का एक भाग एक नए रूप में विकसित होता है डैश कहलाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा वनस्पति प्रचार या फिर कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राइज इन द शुगर लेवल इन ब्लड इज ए डिटेक्टिव बाय द सेल ऑफ। ठीक है, एक ऑफ आएगा, मतलब कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा लगाया जाता है। तो इसका आंसर आपको देना है कि किसकी कोशिका द्वारा या फिर किसके सेल द्वारा पता चलता है कि जो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो चुका है। तो इसका सही आंसर रहेगा पैनक्रियाज या फिर बोल सकते हैं अग्नाशय। अग्नाशय के जो कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा पता चलता है कि जो है रक्त में हमारे जो शुगर लेवल बढ़ चुका है या फिर शर्करा का स्तर बढ़ चुका है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम सेतु इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि राम सेतु निम्नलिखित में से किसमें स्थित है या फिर कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट, वहाँ पे पाया जाता है राम सेतु, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, 10 प्रश्न हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे ताकि मुझे भी हिम्मत मिले, ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम। मतलब आपको बताना है कि डैश एक परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, इसमें से कौन सा जो है एटम का पार्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा जिनॉन। ठीक है, जिनॉन जो है एटम का पार्ट नहीं होता। जैसे आपको पता है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, तो उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो पाए जाते हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उसके, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर उसका एटम का पता होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज अ डैश द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू। मतलब कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार के डैश बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है 1/6। दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर पृथ्वी पर भार 60 किलो है, तो चंद्रमा पर अगर वो जाता है तो उसका कितना भार हो जाएगा, उसका हो जाएगा 1/6, मतलब कि 10 किलो भार हो जाएगा चंद्रमा पर जाकर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पृथ्वी की ग्रेविटी है ना, अगर उसको चंद्रमा की ग्रेविटी से कंपेयर किया जाए तो चंद्रमा की ग्रेविटी जो है 1/6वां हिस्सा है पृथ्वी की ग्रेविटी के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी लॉन्च्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र जी ने जो पार्टी का शुरू की थी 1939 में, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो 1939 में पार्टी शुरू की थी उसका नाम क्या था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश्ड। मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1875। ठीक है, 1875 में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विच टिश्यू मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जैसे हमने पहले किया था कि कौन सा ऐसा जो टिश्यू है या फिर कौन सा ऐसा ऊतक है जो पौधे को लचीला बनाता है, वो हमने पढ़ा था, वो था कोलेनकाइमा। अब पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो पौधे को कठोर बनाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा स्क्लेरेनकाइमा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी टिश्यू वाले चैप्टर में से उठाया गया है, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश सोल्यूशन इज यूज टू ट्रीट बी स्टिंग। मतलब कि मधुमक्खी के डंक के उपचार के लिए डैश समाधान का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा यूज़ किया जाता है। मक्खी का अगर मक्खी डंक मार जाती है तो उसके उपचार के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है।
तो सभी के आपको नाम याद होने चाहिए, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सबको क्या बोला जाता है, इनके केमिकल नेम क्या है, तो वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फिश हैव ए डैश चैम्बर्ड हार्ट, मतलब कि मछलियों में एक डैश कक्षीय हृदय होता है। तो जो मछलियों में हृदय पाया जाता है उसके कितने चैम्बर्ड होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा 2। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो मानव शरीर में हृदय होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, यानी कि 4 कक्षीय हृदय होता है मानव शरीर में। और जो मछलियों में हृदय पाया जाता है वो होता है 2 कक्षीय या फिर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है मछलियों में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट द, मतलब कि शरीर का भार अधिकतम होता है। मतलब आपको बताना है कि पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा पोल यानी कि ध्रुव पे। ध्रुव आपको पता है कि यहाँ पे पाए जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो ये पोल होते हैं यानी कि ध्रुव होते हैं, किसी भी वस्तु का भार यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6 साल। ठीक है, तो 6 साल का कार्यकाल होता है किसी भी राज्यसभा के मेंबर का। तो आपको ये भी याद रखना है कि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेम द वॉइसरॉय हु इनॉग्रेटेड न्यू दिल्ली एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1931, मतलब कि उस वॉइसरॉय का नाम बताया है जिसने 1931 में नई दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया था जिसका। ठीक है, आपको बताना है कि 1931 में किस वॉइसरॉय ने न्यू दिल्ली को जो है नई राजधानी के रूप में उसका उद्घाटन किया था, तो इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है वेयर आर गारो हिल्स लोकेटेड, मतलब कि गारो हिल्स कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर रहेगा मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय में पाई जाती हैं गारो हिल्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर वॉज बैटल ऑफ वाटरलू फॉट, मतलब कि वाटरलू का जो युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर है 1815 में। ठीक है, 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हैलोजन प्लेस्ड, मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी के पिछले एग्जाम्स में, तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो किसने किसने स्टार्टिंग की थी, क्या क्या एलिमेंट होते हैं बीच में, क्या क्या पोजीशन होती है उसकी, तो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 17th ग्रुप में, मतलब कि 17वें समूह में हैलोजन को रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अगला प्रश्न है द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट ब्रिंगिंग मासेस विद इन द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम इज कॉल्ड, मतलब कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है। मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसमें आम जनता को बैंकिंग के साथ जोड़ने का जो उद्देश्य रखा गया है, तो इसका सही आंसर है जन धन योजना। ये आपको पता ही होगा सबको। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। जितनी भी वीडियोस रहेंगी सारी की सारी वीडियोस का PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आपको सिंपल लिखना है टेलीग्राम चैनल पे कि एग्ज़ाम आर्डेंट, तो आपको जो है मेरा वाला चैनल मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो सभी वीडियोज़ का PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।